हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः उपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित है, जो भारत के शासन से के सिद्धांत से संबंधित है। अभी तक हम लोगों ने भारत के शासन के दो मुख्य सिद्धांतों को पढ़ा है, जिनमें एक शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस थ्योरी, जो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा ही एक मुख्य सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। आच्छादन का मतलब ढक लेना, एक्लिप्स को हिंदी में ग्रहण कहते हैं। तो ग्रहण में जिस तरह से सूर्य को पृथ्वी, चंद्रमा को ये पृथ्वी, या चंद्र सूर्य को ये पृथ्वी, चंद्रमा को पृथ्वी वगैरह ढक लेती है, तो इसी तरह से क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूर्व के कानून को आगे आने वाला प्रावधान ढक लेता है। तो इसको जब पीटी और मेंस, पीटी में जब पूछे जाते हैं तो बहुत टेक्निकल होते हैं, और मेंस में जब पूछे जाते हैं तो इसको लिखने में थोड़ा सा पॉइंट हमारे पास चाहिए। तो जितना पॉइंट्स इसमें है हमारा ये डिस्कस हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि आच्छादन का सिद्धांत, सबसे पहली बात समझें कि यह भारतीय संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है, और इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 13 से बनता है, आर्टिकल 13 से बनता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि यह मूल अधिकार अर्थात भाग 3 से संबंधित है, और यह न्यायिक पुनर्विलोकन से भी संबंधित है। एक बड़ा ही ये सारगर्भित अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13, जिसको बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने जिसकी व्याख्या की है, और जिस पर नई नई व्यवस्थाएं दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ध्यान रखें कि यह अनुच्छेद 13 के उपखंड क, अनुच्छेद 13 के उपखंड क से संबंधित है, यानी सब आर्टिकल, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया है। तो एक सवाल हमारे यहाँ भी है कि आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग या किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 13 से संबंधित है, और नेचुरली अनुच्छेद 13 से संबंधित है तो भाग 3 अर्थात मूल अधिकार वाले प्रावधानों से संबंधित है। और यह जो सिद्धांत आया, यह सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या पर आधारित है। जब उसने संविधान के अनुच्छेद 13 की व्याख्या की, उसके गूढ़ अर्थ को स्पष्ट किया। यह सिद्धांत उन विधानों पर लागू होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को परंपरा के साथ लागू हो गए थे। यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब यह पूछा जाता है कि आच्छादन के सिद्धांत की अधिकारिता कब से आरंभ होती है, प्रभाव कब से आरंभ होता है। तो जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे प्रवर्तन की तिथि कहते हैं, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिस दिन से हमारे संविधान की अधिकारिता लागू होती है, उसी पर यह कहता है कि यह सिद्धांत उन विधानों पर लागू होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को परंपरा के साथ लागू हो गए थे। अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो प्रावधान लागू हुए थे या शासन की जो परंपराएं लागू हुई थी, उन्हीं पर यह सिद्धांत लागू होता है। इसके अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में प्रचलित वे सभी विधियां यानी कानून उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों के उपबंधों से असंगत है, मेल नहीं खाता है। सरल शब्दों में समझें तो ये कहता है कि यदि भारत में कोई ऐसा कानून पहले से प्रचलित है, या 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद या उस तिथि से कोई ऐसा कानून हमारे देश में प्रचलित है जो मूल अधिकारों का विरोधी है, उस पर यह लागू होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कानून तो ब्रिटिश पीरियड से ही है। आधुनिक स्वरूप के कानून, वैसे तो कानून तब से है जब से हमारा देश है, हमारे देश में शासन है। कानून तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रहे होंगे, हर समय में समुदाय में कानून रहा है, लेकिन मेन यहाँ कानून का सेंस है ब्रिटिश पीरियड से।
तो अगर कोई ऐसा कानून प्रचलित है पहले से या बाद में 26 जनवरी से बाद में 1950 के बाद लागू होता है कोई कानून अगर हमारे देश में जो मूल अधिकार से असंगत है, मेल नहीं खाता, उसका विरोध करता है, तो वैसे ही अधिनियमों यानी विधियों या कानूनों पर यह सिद्धांत लागू होगा। और इसके अनुसार पूर्व के प्रावधान या कानून वास्तव में निरस्त नहीं होते। देखिए कितनी तकनीकी बात है, यह किसी कानून को निरस्त नहीं करता बल्कि उसे आच्छादित कर लेता है, यानी ढक लेता है, यानी उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। जिस तरह से ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि चंद्रमा जब बीच में आता है तो वह सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है और पृथ्वीवासियों को पृथ्वीवासियों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो पृथ्वीवासियों को सूर्य अंधेरा दिखाई देता है। तो ग्रहण में किसी के प्रकाश को कोई खत्म नहीं करता, ना तो सूर्य के प्रकाश को कोई खत्म करता है, ना ही चंद्रमा के प्रकाश को कोई खत्म करता है, बल्कि एक दूसरे को वो आच्छादित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये बहुत ही तकनीकी बिंदु है जहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ समझना बहुत तार्किक पक्ष को पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चीज़ों को लगातार अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यह देखिए कि यह दूसरे शब्दों में देखें कि यह लिखता है कि इसके अनुसार पूर्व के प्रावधान या कानून वास्तव में निरस्त नहीं होते बल्कि संविधान के लागू होने के पश्चात मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह किसी कानून को रद्द नहीं करता, समाप्त नहीं करता, निरस्त नहीं करता, बल्कि उसे दोषपूर्ण और अस्वीकृत बनाता है। तो यह जो प्रावधान है ये नहीं कहता कि वो कानून खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, बल्कि वह उसके प्रभाव को ढक लेता है और उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो सरल शब्दों में समझें, इन सभी का वास्तविक अर्थ यही है। जब हम लोग टिप्पणी में लिखें इतने सारे पॉइंट्स में हम लोग को डील करना पड़ेगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ऑब्जेक्टिव के व्यू पॉइंट से यही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 13 की व्याख्या में कहा कि यह आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन जो विधियां लागू हुई या उसके बाद भी अगर कोई विधि ऐसी बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का विरोध करता है, मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के भाग 3 से असंगत है, तो वह स्वतः भाग 3 द्वारा आच्छादित कर दिए जाएंगे, अर्थात वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। यही सार है, मूल तत्व है, गूढ़ अर्थ है आच्छादन के सिद्धांत का, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 13 की व्याख्या के दौरान स्पष्ट किया गया था। तो इतने सारे बिंदुओं के साथ हमारा टिप्पणी भी लिखाएगा। आच्छादन का सिद्धांत, या जब लॉ में पूछता है कि भारतीय शासन के मुख्य सिद्धांतों को लिखें, तो 3 सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया, और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन ये 3 सबसे मुख्य हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। चलिए बच्चा लोग, मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो विद्यापीठ का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः इसी प्रकार के सामग्री के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।